हे एवरीवन, फटाफट से वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 8 ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर्स एंड ईथर्स सीरीज एंड आई थिंक प्रॉबेबली दिस माइट बी द लास्ट पार्ट। हाँ, ईथर्स लास्ट ही है, ठीक है। अल्कोहल्स पूरा हमने पढ़ लिया था, प्रेपरेशन, रिएक्शन, सब कुछ, एंड फिनॉल्स का भी सारा ही हो गया था, हमारा टेस्ट यूजेस सब बता ही दिए थे। अब फटाफट से हम ईथर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ईथर्स की केमिकल रिएक्शंस, पहले तो ईथर्स का इंट्रोडक्शन कि वो ईथर्स का स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ, और फिर उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हम लोग कैसे ईथर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड लास्टली उसकी केमिकल रिएक्शंस। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पर आप पढ़ चुके हो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप यहाँ पे पढ़ चुके हो। हार्डली कोई 2-3 रिएक्शंस आपके लिए यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। बाकी सब पुरानी रिएक्शंस है, सारा पढ़ चुके हो। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे। ईथर्स में क्या है हमारे पास, तो इंट्रोडक्शन में पहले तो मैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स के बारे में बात करूँगी कि भाई जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ईथर कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो अगर मैं इसके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो इसका जनरल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ROR। यहाँ पर जो हमारा R है दैट रेफर्स टू अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है भाई, अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन चेन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मली ऑक्सीजन के बारे में, अल्काइल ग्रुप के बारे में बात करूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं वो भी बता देती हूँ। नाम इसको ऐसा लिखते हैं, अगर ये दोनों सेम है तो अल्काइल है तो मैं इसे कह सकती हूँ डाई अल्काइल, और ईथर कह सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 मिथाइल है तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इथाइल है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये है, एक जगह पर इथाइल है और एक जगह पर मिथाइल है, ठीक है। दोनों जगह मिथाइल था तो डाई मिथाइल हो गया। एक जगह इथाइल है, एक जगह मिथाइल है तो हो जाएगा मिथाइल इथाइल ईथर। नहीं, मिथाइल इथाइल नहीं होगा, क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर होगा, ठीक है। ऐसा होगा, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। वाई इट इज इथाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि भाई IUPAC नेम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चलता है। फिर मान लीजिए दोनों साइड इथाइल हो गया, तो जैसे यहाँ डाई मिथाइल था वैसे ही अब यहाँ पे डाई इथाइल होगा। इथाइल अजीब लगेगा ना, तो इट विल बी डाई इथाइल ईथर, ठीक है। ऐसे नेम लिख सकते हैं हम। फिर बात होती है इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो ये sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहा है, 1 2 3 4 विथ 2 लोन पेयर्स एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स, सही है। 2 CO बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर्स के साथ। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ याद रखने वाली एक ये बात है कि भाई जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री होता है, ठीक है। नॉर्मल बॉन्ड एंगल sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, पर यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो टेंटेटिवली 110 डिग्री के ऊपर होता है। बॉन्ड एंगल 110 डिग्री के आसपास होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो मिथिल ग्रुप होते हैं, ठीक है, मिथिल ग्रुप इतने हैवी होते हैं कि उनका जो रिपल्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप नॉर्मली sp3 का बॉन्ड एंगल देखेंगे तो वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, बट ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आते हैं, जैसे पानी, ठीक है, पानी में भी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आते हैं, तो वो लोन पेयर रिपल्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो पानी का बॉन्ड एंगल कुछ 104 डिग्री के आसपास हो जाता है। लेट मी चेक, ये चालू भी किया है कि नहीं, हाँ चालू तो है, ठीक है। तो 104 डिग्री के आसपास हो जाता है। लोन पेयर रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। बट यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं इनका स्टेरिक रिपल्शन इतना ज़्यादा है कि बॉन्ड एंगल नॉर्मल से भी ज़्यादा हो चुका है। यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई स्टेरिक रिपल्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप is much greater than लोन पेयर रिपल्शन। वो लोन पेयर रिपल्शन से काफ़ी ज़्यादा है। क्या ही लिख रही हूँ मैं, वो काफ़ी ज़्यादा है लोन पेयर रिपल्शन से, तो इसीलिए बॉन्ड एंगल जो है इसका ज़्यादा हो चुका है नॉर्मल sp3 बॉन्ड एंगल से भी। तो ये एक ध्यान में रखने वाली बात है। ईथर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बॉन्ड एंगल को लेकर आता है बच्चों, ध्यान रखो, ठीक है। अब चलते हैं आगे ईथर्स के बारे में और बातें कर लेते हैं। फटाफट क्या दिया हुआ है देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ही दिया होगा, हाँ बिल्कुल, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे
बहुत ही फेमस क्या बोलते हैं रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, बहुत ही फेमस। ठीक है, देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। अल्काइल हैलाइड से करते हैं हम लोग विलियमसन सिंथेसिस। याद कर लो क्या करते थे हम लोग, बहुत ही सिंपल रिएक्शन। कैसे होती थी रिएक्शन, तो हम यहाँ पर लेते थे पहले तो बेस ROH अल्को, ये लेते थे अपना अल्कोहल लेते थे, और अल्कोहल के साथ साथ हम ले लेते थे NaOH। ठीक है, अल्कोहल लेते थे और अल्कोहल के साथ साथ हम ले लेते थे NaOH। अब हम उन दोनों को करते थे रिएक्ट। तो जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो होता क्या है, तो यहाँ पर बन जाएगा, पहले तो यहाँ से वाटर निकल जाता है, अगर आप लोगों को कुछ याद होगा तो इस तरीके से वाटर निकलता है। ठीक है, और वाटर निकलने के बाद फिर यहाँ पे RO- और Na+, दैट इज़ सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड जैसी चीज़ बन जाती है, और साथ में वाटर लिबरेट हो जाता है या वाटर रिमूव हो जाता है, व्हाटएवर। ठीक है, अब ये सोडियम अपना अल्कोक्साइड जो है, इसे हम रिएक्ट करते हैं यहाँ पे किसके साथ, तो इस RONA को हम रिएक्ट करते हैं RX के साथ। ठीक है, और फिर यहाँ से सिंपल NaX का रिमूवल हो जाता है। NaX का रिमूवल हो जाएगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पर सिंपल जमा हो जाएगा ROR ईथर, और साथ में निकल जाएगा NaX अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब पर यहाँ पर एक कंस्ट्रेन है, विलियमसन सिंथेसिस के साथ एक कंस्ट्रेन है। कंस्ट्रेन ये है कि अल्काइल हैलाइड बल्कि नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट बेस भी बल्कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेस भी अगर बल्कि है या अल्काइल हैलाइड बल्कि है, दोनों से कोई भी बल्कि है तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। अल्काइल हैलाइड बल्कि रहेगा तो एनी टाइम एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। और अगर बेस बल्कि है और अगर आपने हीट कर दिया थोड़ा भी तो डेफिनेटली फिर वहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि भाई RX जो है ये शुड नॉट बी बल्कि, ये बल्कि नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एलिमिनेशन हो जाता है, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, एलिमिनेशन हो जाता है, RX बल्कि नहीं होना चाहिए, नहीं तो एलिमिनेशन हो जाता है। इसके कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोगों को करवा रखे थे, देखो करवाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये ले रखा है, जैसे CH3OH, ये हमने बेस ले रखा है, और हमने CH3 CH2 Cl, और साथ में हमने ले लिया NaOH। तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ से H और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, और डेफिनेटली हमारे पास बेस ईथर बन जाएगा, दैट इज़ इथाइल मिथाइल ईथर, इस तरह का ईथर बन जाएगा। जबकि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, ठीक है, मान लो मैंने कुछ इस तरीके का अल्काइल हैलाइड ले लिया और साथ में मैंने यहाँ पे मिथेनॉल ले लिया और NaOH ले लिया। ठीक है, अब की बार तो आप हीट करो या ना करो, डेफिनेटली इवन रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर टर्शरी कटायन बन रहा है, इवन रिएक्शन ही होगा डेफिनेटली, और जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ब्यूटेलीन, दिस। ठीक है, दिस विल फॉर्म, डेफिनेटली एलिमिनेशन विल टेक प्लेस। समझ में आता है? और अगर इसका उल्टा करते हो और हीट कर देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये किया, CH3 यहाँ पर ले लिया मैंने ONA, और फिर मैंने यहाँ पर इस तरह की चीज़ ले ली। ठीक है, और अगर मैंने इसे हीट कर दिया, हीट नहीं करोगे तो सब्सटीट्यूशन हो सकता है, ईथर बन जाएगा। ठीक है, बट मैंने मान लो हीट वीट कर दिया इसको, तो डेफिनेटली हीट कर दिया तो फिर से एलिमिनेशन हो जाएगा, हीट नहीं करोगे तो एलिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन है। यहाँ पे बल्कि चीज़ें नहीं लेनी है विलियमसन्स में मुझे, ठीक है ना, ये उसका एक क्या कहते हैं उसको, वो है शॉर्टकमिंग, यानी उसका ड्रॉबैक है, विलियमसन्स मेथड का ड्रॉबैक है ये। यू कैन नॉट टेक बल्कि बेस और बल्कि अल्काइल हैलाइड। बल्कि अल्काइल हैलाइड लेना तो पाप है यहाँ पर, पाप। बल्कि अल्काइल हैलाइड ले लोगे तो बिल्कुल एलिमिनेशन होगा ही होगा, 100% होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज बाय ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ओके, नाउ दिस ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ये ड्राई सिल्वर ऑक्साइड जो है, देखो अगर आप मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लेते हो ना बेटा,
तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड आपको क्या देता है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड आपको वो दे देता है, क्या कहते हैं उसको, अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो OH बना लेता है, ठीक है। अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड रहेगा, जैसे मेरे पास अगर मान लो ROH है, ठीक है, और मैंने Ag2O लिया हुआ है, ROH नहीं रे भाई, जैसे मान लो मेरे पास RCl है, या R भी क्यों लिखूँ इसको, मैं इसको सीधा ऐसा लिखती हूँ ना, CH3 CH2Cl है, ठीक है, और साथ में मेरे पास Ag2O है, और वो भी मॉइस्ट है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है, ठीक है। तो मॉइस्ट केस में ये क्या करेगा पता है, सीधा सीधा Cl निकाल देगा और वहाँ पे चिपका देगा OH, बोले तो सब्स्टिट्यूशन कर देगा, ठीक है, OH का सब्स्टिट्यूशन कर देगा, ठीक है, OH का सब्स्टिट्यूशन करेगा मॉइस्ट केस में। जबकि वहीं अगर मैं ड्राई पाउडर लूँ, ड्राई पाउडर किसका, ड्राई पाउडर ऑफ Ag2O सिल्वर ऑक्साइड का, तो इट विल गिव मी डाई इथाइल ईथर, वो मुझे डाई इथाइल ईथर देगा अगर मैं मॉइस्ट पाउडर लेती, सॉरी ड्राई पाउडर लेती हूँ, तो ड्राई पाउडर लेती हूँ तो ये होगा, मॉइस्ट लेती हूँ तो वो बनेगा। ड्राई पाउडर ले लोगे अगर तो ईथर बन जाएगा, मॉइस्ट ले लोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। देखो ज़रा समझता है क्या तुम्हें चीज़ें, बताओ। लिख लिया हो अगर तो चलते हैं आगे, और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। ओके, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अभी ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हमने अल्कोहल में भी पढ़ रखा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हमने लिए थे, ठीक है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हमने कौन कौन से लिए थे, याद करो ज़रा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स बताओ, कमेंट करो फटाफट से। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, 2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लिए थे, और अलग अलग टेम्परेचर पर हमने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए थे। पहला डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, एंड द दूसरा डिहाइड्रेटिंग वाज एनहाइड्रस Al2O3, ठीक है। तो इसमें मैंने अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग अलग प्रोडक्ट बनाए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो कि इस तरीके से इथेनॉल है, CH3CH2OH, ठीक है, और मैंने H2SO4 लिया हुआ है, तो मैंने 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे तुम्हें बताया था, याद करो, एक लोअर टेम्परेचर और एक हायर टेम्परेचर। एक मेरे ख्याल से 140 डिग्री सेल्सियस था और एक 170 डिग्री सेल्सियस था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बताना ज़रा यही था क्या। 140 डिग्री पे मेरे पास ईथर बन रहा था, डाईथाइल ईथर बन रहा था, C2H5O, डाईथाइल ईथर बन रहा था, जबकि 170 पे एलिमिनेशन हो रहा था, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। वैसे ही Al2O3 के साथ भी हमने किया हुआ था। अगर मैं यही चीज़ को Al2O3 के साथ लूँ तो Al2O3 के साथ भी मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कहानी है, ठीक है ना। Al2O3 के साथ मेरे पास क्या था, मेरे पास में फिर से 2 टेम्परेचर थे, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक था 250 डिग्री और एक था 350 डिग्री। याद रखें, 250, 350, 140, 170। H2SO4 के साथ 140, 170, 250 और 350, दोनों के कम कम में क्या होगा, दोनों के कम टेम्परेचर्स पे ईथर बनेगा और दोनों के ज़्यादा टेम्परेचर्स पे अल्कीन बनेगी, सिंपल। और डाइएज़ोमीथेन CH2N2, ये तो तुम्हें पता ही है भाई, CH2N2 क्या करता है, कहीं पर भी CH2 चिपकाने का काम करता है, मिथिल ईथर्स देता है। याद करो, इसके साथ तो हमने बहुत बार काम किया है। मान लो मेरे पास अगर इस तरह का अल्कोहल है CH3CH2OH और मैंने इसे CH2N2 से रिएक्ट करा दिया, हीट करा दिया, तो ये CH2 यहाँ चिपका देता है बारीक में, ठीक है, और क्या हो जाता है, CH3CH2O CH3 मिथिल ईथर बन जाता है और N2 गैस इवॉल्व कर देता है। क्या कहते हो, ये वाली रिएक्शन तो बहुत देख चुके हैं हम लोग, डाइएज़ोमीथेन वाली बहुत बार कर चुके हैं, सही है। सो These were all the preparations of ethers। इस तरीके से विलियमसन से बना सकते हो। अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल से ही मेजरली ईथर बनता है। अल्काइल हैलाइड से या तो विलियमसन से बनाओगे या तो सिल्वर पाउडर से बनाओगे। मॉइस्ट सिल्वर ले लोगे तो अल्कोहल बन जाएगा,
ठीक है। फिर अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर सकते हो आप, डिहाइड्रेट कर सकते हो किसकी मदद से, तो भाई आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और Al2O3 की मदद से डिहाइड्रेट कर सकते हो। फिर H2SO4 की मदद से करोगे तो 140-170 डिग्री रहेगा, Al2O3 में 250-300 डिग्री रहेगा। कम टेम्परेचर्स पे ईथर बनेगा और हायर पे अल्कीन। सो दिस कैन बी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एज वेल। समझ में आया? अल्कीन जब अलग से पढ़ोगे तो फिर ये आ सकता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अल्कीन भी बन रही है, ठीक है। तो अब चलते हैं फटाफट से आगे, देखते हैं क्या क्या केमिकल रिएक्शंस करता है हमारा ईथर। अच्छा नहीं, बचा है अभी एक ईथर बचा है। कौन सा ईथर बचा है भाई? इपॉक्साइड बचा है। इपॉक्साइड का प्रिपरेशन करना है। बताओ चलो, इपॉक्साइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? अल्कीन से कर सकते हो क्या इपॉक्साइड का प्रिपरेशन? भाई अल्कीन से कर सकते हो इपॉक्साइड का प्रिपरेशन। कौन सा रिएजेंट होता है वो जिससे इपॉक्साइड का प्रिपरेशन होता है अल्कीन के द्वारा? यस। फिर उसका अगर वो जो बनता है इपॉक्साइड, उसका अगर आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो तो एंटीडायोल बन जाता है। याद हो तो सिंडायोल के लिए बेयर्स रिएजेंट था और एंटीडायोल्स के लिए पर एसिड था। याद है आप लोगों को? पर एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। एक्चुअली यहाँ पर अगर मैं अल्कीन ले लूँ और अल्कीन में अगर मैं कोई पर ऑक्सी एसिड लगा लूँ, पर ऑक्सी ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि MCPBA, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, याद आता है? मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, MCPBA, पर एसिड क्या करता है? ऑक्सीजन देता है और वही ऑक्सीजन यहाँ पर ऐसा झूला बना के लटक जाता है, ठीक है। कोई भी अल्कीन ले लो आप प्रोपीन ले लो, वही चीज़ होने वाली है। फिर यहाँ पर आएगा पर एसिड, ठीक है। तो CH3C CH2H दिस। हाँ, इसका अगर अब आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो तो खैर इपॉक्सी की रिएक्शन हो गई। तो अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो यू विल गेट एंटीडायोल, ठीक है। वो तो खैर आगे की रिएक्शन है, कई बार देखा है हमने ये। देखो ज़रा, बताओ, क्वेश्चंस भी किए हैं इस पे। समझ पा रहे हो कुछ? सिंपल है बहुत। पर एसिड से क्या होगा? रिंग बन जाएगी वहाँ पे इपॉक्साइड, जिसे हम ऑक्सीडेन भी कहते हैं। अच्छा, एक तरीका और है इस तरह की रिंग बनाने का, इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन से भी हम बना सकते हैं। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन सॉरी एलिमिनेशन बाय हाँ, अच्छा, अरे 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 एक मिनट। सो अगेन सर ने बनाए हैं कुछ अच्छा इवनिंग स्नैक, तो वो टेस्ट करने बुला रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले अपन इस मेथड को कंप्लीट करते हैं, बाद में टेस्ट करते हैं, ठीक है। बाय इंट्रामॉलिक्यूलर क्या बोल रही थी यार मैं? देखो ऐसे ही होता है ये, अच्छा खाने का कुछ बता देते हैं और फिर दिमाग चला जाता है उधर। इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, ठीक है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन करना है हमको। इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन मतलब क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के खुद में से ही कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर निकलने वाली है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसे बाहर निकलेगी कि फिर वहाँ पर ऐसी झूले वाली रिंग यानी कि इपॉक्साइड बन जाएगा। अच्छा, इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन होने किसका वाला है? तो होने वाला है ऑफ एक प्रजाति हेलोहाइड्रीन, ठीक है। हेलोहाइड्रीन, हमने सुना था साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन क्या होता था बेटा? साइनोहाइड्रीन होता था आजू बाजू कार्बन है, एक पे साइनाइड लगाए, एक पे OH लगाए, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। इसे कहा जाता है साइनोहाइड्रीन, ठीक है। वैसे ही आजू बाजू कार्बन है, एक पे हेलोजन लगाए, एक पे OH लगाए, दिस इज कॉल्ड हेलोहाइड्रीन, ठीक है। तो अब मैं वही करने वाली हूँ, मैं हेलोहाइड्रीन से इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन करने वाली हूँ। तो भाई हेलोहाइड्रीन बनेगा कैसे, पहले ये देख लो। तो सीधी सी बात है यार, अल्कीन ले लो, ठीक है। अल्कीन ले लो इस तरीके से, क्या कहते हो, H, ठीक है। थोड़ा उल्टा लिख दिया,
R C H डबल बॉन्ड CH2, सॉरी एक्सक्यूज मी। अब इसमें करो X2 और H2O का एडिशन, ठीक है। X2 और H2O बनाएंगे क्या, बनाएंगे HOX। HOX क्या बनाएगा, X पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ होगा मार्कोनिकॉफ एडिशन और बनेगा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। किस प्रकार बनेगा, तो भाई निगेटिव रिएजेंट जो है वो जाके लगेगा लेस कार्बन वाले को और पॉजिटिव वाला जाके लगेगा मोर कार्बन वाले को, ठीक है। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा और मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके की चीज़ बना करके देगा। ये OH हो गया, ये X हो गया, ये H2। नाउ दिस इज कॉल्ड हैलोहाइड्रीन। ये चीज़ हम बहुत बार बना चुके हैं बेटा, ये चीज़ हम कई बार बना चुके हैं। बस अब कुछ नहीं करना, अब आप सिंपल क्या करो भाई, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ना है ना, तो यहीं के यहीं कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि ये HX बाहर निकल आए। देखो ये HX बाहर निकल आएगा तो कार्बन, ये X के कारण कार्बन भी लूला हो जाएगा और H के कारण ऑक्सीजन भी, फिर दोनों आपस में जुगाड़ कर लेंगे और जुगाड़ करके ऐसी वाली रिंग बना लेंगे। और जैसी ऐसी वाली रिंग बन जाएगी इपॉक्साइड बन जाएगा। क्या कहते हो, ऐसी वाली रिंग। अच्छा, वो बनाने के लिए पर HX निकालना पड़ेगा, एंड HX इज एन एसिड। तो एसिड अगर रिमूव करना है तो क्या डालना पड़ता है, चलो बताओ। एसिड अगर रिमूव करना है तो क्या डालना पड़ता है भाई, बेस डालना पड़ेगा, ठीक है। चलो बेस डाल दो, बेस डालोगे, डालो ज़रा एक्वस OH माइनस के OH NaOH कोई भी डाल दो, HX निकल आएगा तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनेगा, विच इज़ आर इपोक्साइड, जिसको बनाने हम यहाँ आज बैठे हैं। देखो ज़रा क्या किया, हैलोहाइड्रीन बनाना तो यार पहले ही सिखा चुकी थी, बस उसमें से HX का रिमूवल करा दिया बेस डाल के। समझता है क्या, देखो ज़रा। चलो, तो अब है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, इसको फटाफट आप लोग लिखो, तब तक मैं आती हूँ वापस। सो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, ठीक है ना। प्रेपरेशन के बाद क्या है, केमिकल रिएक्शंस, एंड नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स, ठीक है। ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आगे बढ़ें, देखें तो सबसे पहले ईथर का बताते हैं बेसिक नेचर। ईथर का बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर का मतलब ये नहीं है कि वो OH माइनस देगा, ठीक है। अरेनियस बेस नहीं है वो लेविस बेस है, यानी कि वो लोन पेयर डोनर है, ठीक है। तो मैं ये ऐसा कह सकती हूँ यहाँ पे कि भाई ईथर्स जो होते हैं आर लोन पेयर्स डोनर। लोन पेयर्स नहीं बोलना चाहिए, लोन पेयर डोनर, क्योंकि एट अ टाइम एक ही लोन पेयर कोई भी डोनेट कर सकता है। तो मान लो अगर मैं कोई भी ईथर ले लूँ, मान लो C2H5OCH3 या CH3OCH3 लिया, H प्लस अगर उसको दिया है मैंने, H2SO4 दिया है या जो भी है, मान लो H प्लस नहीं बोलते हम, H2SO4 बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, ये अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, यानी C2H5OCH3 प्रोटोनेट हो जाएगा, कहने का मतलब है प्रोटोनेशन वाली चीज़, ठीक है। यहाँ पे H लग जाएगा पॉजिटिव और हाइड्रोजन सल्फेट, यानी ये सॉल्ट बन गया, ठीक है। नाउ दिस इज सॉल्ट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरीके से वो आयन बना लेता है। और जो सिंपल वो जो प्रोटोनेटेड आयन है, जैसे मान लो कि ये ROR है मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने सिंपल H प्लस दिया, ये जो सिंपल प्रोटोनेटेड आयन होता है दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। क्या कहते हैं भाई इसको, ऑक्सोनियम आयन। तो प्रोटोनेट होता है, अपनी लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को देता है और ऑक्सोनियम आयन बना लेता है, ठीक है। इसीलिए ईथर को बेसिक नेचर वाला भी कहा जाता है, क्योंकि वो इजीली H प्लस को या किसी को भी अपने लोन पेयर्स डोनेट कर सकता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ बेसिक नेचर ऑफ ईथर, एवरीवन नोज। अब बात करें हैलोजिनेशन ऑफ ईथर्स की, कि ईथर को अगर मैं हैलोजिनेट करती हूँ, अगर मैं उसे हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो क्या होता है। तो एक चीज़ समझ लो, ईथर जो है वो जो उसका ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है, ठीक है, ऑक्सीजन वाले पार्ट पे, ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है वो रिएक्ट करता है जब हम एसिडिक मीडियम देते हैं, वो प्रोटोनेट होता है, फिर वो रिएक्शन करता है, ठीक है। और जो बाकी उसका जो अल्काइल वाला पार्ट होता है, दोनों यानी R और R जो दोनों होते हैं अल्काइल वाले पार्ट, वो सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही शो करते हैं, यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन ही शो करते हैं।
तो अब हैलोजिनेशन कराना है, तो अब हैलोजिनेशन तो मैं ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे तो हैलोजन चिपकाऊंगी नहीं। हैलोजन अगर चिपकाना है तो मुझे अल्काइल पार्ट पे ही चिपकाना पड़ेगा। तो अगर मुझे अल्काइल पार्ट पे चिपकाना है तो मुझे फ्री रेडिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी। मान लो मेरे पास CH3OCH3, इसको अगर मुझे हैलोजिनेट कराना है, ठीक है, इसको अगर मुझे हैलोजिनेट कराना है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर यूवी रेज यानी कि मुझे सनलाइट देना पड़ेगा, H भी इसको मैं कह सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे ये देना पड़ेगा, तभी जा कर के जो है हमारा हैलोजिनेशन रिएक्शन हो पाएगा। मैं चाहूँ तो एक बार हैलोजिनेशन करवा सकती हूँ और Cl2 अगर मैं एक्सेस में दे दूँ, ठीक है, और सनलाइट अगर मैं उसको दे दूँ तो वो सारा का सारा भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकती है, ठीक है, सारा का सारा हाइड्रोजन भी वहाँ से रिप्लेस हो सकता है और पूरा का पूरा कंप्लीट हैलोजिनेशन भी पॉसिबल है। कुल मिलाकर बताना यही था कि भाई हैलोजिनेशन जो है, हैलोजिनेशन विल टेक प्लेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल से होगा। फ्री रेडिकल के लिए मेरे को लेना होगा क्या, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मुझे वहाँ पे सनलाइट चाहिए होगा, ठीक है। ये समझते होंगे शायद आप लोग, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ऐसे ही हैलोजिनेशन के साथ ही, ठीक है, हैलोजिनेशन के साथ ही उसका ऑक्सीडेशन भी होता है, और ऑक्सीडेशन जब होता है तो वहाँ पर बनते हैं परऑक्सी ईथर्स। और परऑक्सी ईथर्स भी कैसे बनते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट से कि परऑक्सी ईथर्स कैसे। ये रिएक्शन भी, परऑक्सी ईथर्स जो बनते हैं, जैसे मैंने बताया, ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही होती है जैसे हैलोजिनेशन वाली होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो क्या होगा। यहाँ पर में ऐसा होता है कि अब जैसे कोई ईथर लिया है, मान लो CH3, यही अपना फेवरेट ले लो, डाईथाइल ईथर, ठीक है। ये डाईथाइल ईथर लिया है, इसमें आप ओजोन ले लो और ऑक्सीजन ले लो, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन ले लो, दोनों का मिक्सचर ले लो, एरियल ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आप सनलाइट ले रहे हो, ठीक है, तो रेडिकल बन जाएगा। अब रेडिकल किधर साइड बनेगा भाई, पहले तो मैंने ये अल्केन ले लिया गलती से, ऑक्सीजन खा गई मैं, ठीक है। तो रेडिकल किधर साइड बनेगा, तो भाई रेडिकल जो है वो सबसे स्टेबल साइड बनेगा, और वो है या तो इस कार्बन पे या तो इस कार्बन के पे, क्योंकि वो इस ऑक्सीजन के मीसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज हो चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम बना लेंगे यहाँ पर रेडिकल। मान लो इस तरह का रेडिकल बन चुका है, ठीक है, इस तरह का रेडिकल बनेगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे बनेगा परऑक्सी बॉन्ड, ठीक है, परऑक्सी बॉन्ड, और साथ में हाइड्रोजन रेडिकल भी है मेरे, है ना। अब यहाँ पे O2 रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ, तो O2 रिएक्ट कर जाएगा तो कुछ इस तरीके की चीज़ बन जाएगी विच इज़ कॉल्ड परऑक्सी ईथर। देखो ज़रा, इसी को बोलते हैं परऑक्सी ईथर या परऑक्सी डाईथाइल ईथर, ठीक है। परऑक्सी बॉन्ड बन चुका है यहाँ पे, समझ में आता है कैसे बना भाई परऑक्सी बॉन्ड। तो मैंने इथे डाईथाइल ईथर लिया, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन ले लो, एरियल ऑक्सीजन ले लो, यूवी रेज ले लो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। अब जैसे मान लो इस तरह का ईथर दिया होता मुझे, इस तरह का ईथर दिया होता, ठीक है, या इधर, तो अब यहाँ पर कहाँ पे हो जाता वो अपना परऑक्सी बॉन्ड, कहाँ पे बन जाता, यहाँ परऑक्सी बॉन्ड कहाँ बनता भाई, इधर बनता कि इधर बनता, तो डेफिनेटली इधर बनता। क्यों, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होता कौन, रेडिकल। तो इस तरह का बन जाती चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह का मेरा परऑक्सी ईथर तैयार हो जाता। वो भी बनता बट वो कम क्वांटिटी में बनता, ये मेजर प्रोडक्ट होता, ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कोई प्रोमिनेंट क्या कहते हैं उसको, ईल्ड नहीं मिलती किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, मिक्स्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हाँ, बट जो ज़्यादा स्टेबल मिलता है, ज़्यादा स्टेबल होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है, बाकी के थोड़े मिलते हैं बट मिलते सभी हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। तो मल्टीपल ऑक्सीजन वाला भी मिलेगा, हालांकि मल्टीपल ऑक्सीजन वाला मतलब मल्टीपल जगह पर परऑक्सी बॉन्ड वाला जो है वो काफ़ी अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि वो परऑक्सी बॉन्ड लोन पे रिपल्शन भी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए मैक्सिमम यील्ड तो एक जगह वाले की ही मिलेगी। अब वो एक जगह इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मैक्सिमम इधर वाले की मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा।
तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्सी ईथर। चलते हैं आगे। रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, ये तो कर ही चुके हैं हम पहले ही। आज की सबसे पहली रिएक्शन ही ये है। डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ हमने क्या बनाया था? हमने वही तो बनाया था, ऑक्सोनियम आयन बनाया था, ठीक है, और इसमें लगाया था हाइड्रोजन सल्फेट, सॉल्ट बन गया था, याद आता होगा। PCl5 के साथ क्या होगा? तो भाई ROR प्लस PCl5 क्या बन जाएगा? देखो, एक RCl इसके साथ निकलेगा, एक RCl इसके साथ निकलेगा, 2 टाइम्स RCl निकल गया। साथ में फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन, 1 ऑक्सीजन विल गिव यू POCl3। क्या कहते हो? कॉमन सेंस। BCl3 के साथ भी वही होगा, ROR प्लस BCl3 क्या होगा? भाई R के साथ 3 ले लो तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स RCl निकल जाएगा और BOR3, ठीक है भाई। OR जो बचा हुआ है वो बोरॉन के साथ जाएगा और ये अल्काइल जो है वो क्लोरीन के साथ जाएगा। कॉमन सेंस वाली रिएक्शन है। अल्कोहल होता तो H3BO3 बन जाता, ठीक है। उसके बाद RCOCl, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होना है। देखो, ROR प्लस RC डबल बॉन्ड O Cl, तो मेरे ख्याल से ये RCl निकलेगा और बाकी का जुड़ जाएगा। all are the methods of formation of alkyl halides with the help of ether। रेड फॉस्फोरस HI तो पता ही है आप लोगों को क्या बनाता है यार। रेड फॉस्फोरस HI तो मेरे ख्याल से अल्केन बना देता है। रेड फॉस्फोरस HI तो हर किसी को अल्केन बनाता है। मेरे ख्याल से RH अल्केन बनेगा एक, और एक अल्कोहल बनेगा प्रॉबेबली। तो एक अल्केन बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा ROH। पर अल्कोहल को भी तो रेड फॉस्फोरस और HI रिड्यूस कर देता है ना अल्केन में। हाँ, अल्कोहल को भी रिड्यूस कर देता है, तो दूसरा भी RH ही बना लेगा और साथ में निकल जाएगा पानी। समझ आया भाई? ये वाला कॉर्नर जो है RH बन के निकल गया। इसने बनाया ROH फर्दर रिड्यूस टू अल्केन, तो इट विल अल्टीमेटली गिव यू एन अल्केन और पानी। समझ में आता है क्या? उसके बाद फिर चलेंगे आगे। रिएक्शन विथ HX, ये तो आपका फेवरेट रिएक्शन होना चाहिए, बहुत बार किया हुआ है हमने। HX में HI, HBr और HCl में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी HI की होती है, पता होना चाहिए तुम लोगों को। और अगर मैं ईथर की बात करूं तो ROR डैश ले लो प्लस HI ले लो। प्रोटोनेशन सबसे पहले होती है, ठीक है, RO पॉजिटिव H अलॉन्ग विथ R डैश प्लस I माइनस। ये अटैक करता है प्रोवाइडेड दैट अगर कोई टर्शरी होता है तो वो कटायन फॉर्मेशन करता है। मान लो कि ये मेरा टर्शरी है, ठीक है, तो ये टर्शरी है तो ये निकल लेगा, फिर ये कटायन फॉर्मेशन करेगा, तो ये ROH बना लेगा और ये R डैश I बना लेगा। विलियमसन्स का एग्जैक्टली उल्टा। इसी से इधर आओगे तो विलियमसन्स हो जाएगा और इधर जाओगे तो रिएक्शन विथ HX हो जाएगा। क्या कहते हो? जैसे मान लो मेरे पास ये है, इसके एग्जाम्पल भी हम बढ़िया दे सकते हैं। जैसे ये हो गया CH2 CH3, ठीक है, इसे रिएक्ट कराओ HCl के साथ, देखो बताओ प्रोडक्ट क्या आता है। मैं और क्वेश्चंस लिखती हूँ तब तक, इसके बढ़िया क्वेश्चंस होने चाहिए मेरे पास। हाँ बिल्कुल, ओके। This, come on, make it fast, make it faster. One more to go. क्या कहते हो? चलो जल्दी करो। बढ़े आगे। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, ठीक है। प्रोटोनेशन होने के बाद देखो ज़रा कोई स्टेबल कटायन बन रहा है क्या,
तो आई गेस बेंजाइलिक कटायन स्टेबल बन रहा है यहाँ पे। प्रोटोनेशन देखो मैं इसी स्टेप में करवा देती हूँ। तो यहाँ पे बेंजाइलिक कटायन बनेगा तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, सो इट विल फॉर्म अ कटायन लाइक दिस CH2 पॉजिटिव अलॉन्ग विथ CH3 CH2OH। फिर इस कटायन पे क्लोरीन अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा और क्लोरीन आ जाएगा। ऐसा कुछ बनना चाहिए, बताओ ज़रा क्या बनता है। अगले वाले में भी अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर टर्शरी दिखता है बनता हुआ कुछ, ठीक है ना। तो टर्शरी दिखता है तो फिर वही होगा, प्रोटोनेशन करा दो। यहाँ प्रोटोनेशन अगर करा दोगे तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इट विल फॉर्म अ टर्शरी कटायन फॉर्म करेगा, Br- चला जाएगा उस पर। तो इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। हीट कर दोगे ना अगर तो एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। CH3OH प्रोबेबली, हाँ। अब यहाँ पर अगर देखोगे, देखो यहाँ पे करा दो, ठीक है, प्रोटोनेशन। यहाँ पे अब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये शिफ्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर एक से ज़्यादा रहेगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा और HI को बैक साइड अटैक करना पड़ेगा, SN2 रिएक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर SN1 टाइप की रिएक्शन होगी, यहाँ पे SN2 टाइप की रिएक्शन होगी, क्योंकि स्टेबल कटायन बनने का कोई चांस नहीं है। एंड द प्रोडक्ट्स विल बी फिनॉल एंड CH3 CH2 और व्हाटएवर I। देखो ज़रा ये आता है क्या तुम लोगों का? बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस वाली रिएक्शन है, ठीक है। चलें आगे। इसके बाद रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। मृणाल, इसी में तुम्हारी शीट डिस्कस करते हुए तुम्हारे सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे गलत हो रहे थे। देखो ज़रा, पर ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। मैं काफ़ी डिटेल में तुम्हें ये चीज़ें करा चुकी हूँ, काफ़ी डिटेल में। रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इपॉक्साइड की अगर बात करूँ, CH2 नहीं बोलना चाहिए, CH बोलना चाहिए। CH2 यहाँ पर ये इपॉक्साइड रिंग, साथ में RMgX, ठीक है। तो R- बोल दो या R बोल दो, व्हाटएवर। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या होगा बताओ ज़रा? R- कहाँ जाकर के अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड पे या मोर हिंडर्ड पे? तो याद करो, जब तुम्हें रिंग ओपनिंग रिएक्शन सिखाई थी लास्ट टाइम, तो एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई बेस है, कोई नेगेटिवली चार्ज चीज़ है, और अगर उस बेस से या नेगेटिवली चार्ज चीज़ से हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, अगर वो पहले स्टेप में अटैक कर रहा है तो वो हमेशा, ये चीज़ याद रखना, वो हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा। अगर पहली स्टेप नेगेटिव चार्ज्ड चीज़ यानी किसी बेस के अटैकिंग से शुरू होती है ना रिंग ओपनिंग रिएक्शन, यानी इस तरह की रिएक्शन में, तो वो हमेशा सबसे पहले अटैक करेगा कहाँ पर? जहाँ पर लेस हिंडर्ड कार्बन होगा वहाँ पर अटैक करेगा। और अगर प्रोटोनेशन हो रहा है तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, और कटायन बन सकता है तो मोर स्टेबल कटायन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा R- है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो डेफिनेटली ये पहले अटैक करने वाला है, तो ये अटैक करेगा इस पर, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इट विल मेक अ बॉन्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये O- और Mgx यहाँ पर आ जाएगा, विच विल गिव यू CH2R, ठीक है ना, ऐसी कोई चीज़। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो होता ही है, H पॉजिटिव लगाओ, H3O पॉजिटिव लगाओ, बात एक ही है, CHOH देन CH2R, इस तरह की चीज़। दिस इज कॉल्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इसे हम रिंग ओपनिंग रिएक्शन भी कहते हैं बच्चों। खैर, इसके कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं, तो इसकी कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स डेफिनेटली करते हैं अपन। चलो बढ़ते हैं आगे इसके एग्जाम्पल्स पे। और इसके एग्जाम्पल्स मुझे दिखते क्यों नहीं हैं? हाँ, दिख गए। चलो, ये जैसे एक दिस CH2MgClBr जो लगाना है along with this। चलो, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर होगा। क्यों ईथर होगा? क्योंकि मेटल है। एक्चुअली ये ईथर का यूज़ भी, अब ईथर पढ़ रहे हैं तो बता देती हूँ। जब भी कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक्टिव मेटल सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये लोग यूज़ होते हैं, तो ईथर यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट।
ठीक है, ताकि वो धूम ना मचाएं। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, फिर वही होगा भाई, बेंजाइलिक है, ये अटैक कर देगा, इसने यहाँ अटैक किया तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। क्या होगा फिर देखो, फिर वही होगा, ये इधर चला जाएगा तो ये बेंजीन CH2, फिर CH2, फिर CH2, O पे लगना चाहिए था MgCl, हाइड्रोलिसिस के बाद लग गया H। क्या कहते हो? तो इस तरह की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ होगी। पहले R- अटैक करेगा तो लेसेंडर्ड पे अटैक करेगा। हाँ, अगर यही रिएक्शन, ठीक है, यही रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती या यही रिएक्शन एसिड कर रहा होता, ठीक है, यही रिंग ओपनिंग रिएक्शन अगर एसिड कर रहा होता तो डेफिनेटली पहले प्रोटोनेशन होता, ठीक है। चलो हेडिंग डाल देते हैं भाई, रिंग ओपनिंग रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। याद करो रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया है कि भाई SN1 टाइप की रिएक्शन होती है। मान लो RCH CH2 और ये हो गया O। मान लो यहाँ पे पहले H पॉजिटिव होता तो पहले प्रोटोनेशन होता और यहाँ पे मान लो यहाँ पर भी R होता, ठीक है। तो ये टर्शरी टाइप का कार्बन बन चुका है अब, तो ये R और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर बनता O पॉजिटिव H, ठीक है। उसके बाद फिर डेफिनेटली ये जो है ये इस पे चले जाता और यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्मेशन होता। फिर क्या होता देखो ज़रा, RCr पॉजिटिव और यहाँ पे आता CH2OH। फिर जो भी है हमारा न्यूक्लियोफाइल उसको यहाँ अटैक करवा देते, उसको वहाँ अटैक करवा देते, तो फिर क्या होता, इस तरह की चीज़ हो जाती, RCr यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे CH2OH, ठीक है, इस तरह की रिएक्शन हो जाती। तो ये खैर ये रिएक्शन हम पहले भी आराम से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ चुके हैं। रिंग ओपनिंग रिएक्शन, यहाँ पे ये एंटी पोजीशन पे दोनों लगते हैं और यही वो रिएक्शन है जो हमने पर एसिड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद बनाई थी, याद करो, ठीक है, यही वो रिएक्शन है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज रिंग ओपनिंग रिएक्शन। बेस के प्रेजेंस में होगी तो पहले अटैक होगा, अटैक पहले होगा तो लेसेंडर्ड पे होगा और फिर बाकी की प्रोसीजर होगी। अगर एसिड के प्रेजेंस में होगी तो पहले प्रोटोनेशन होगा और अगर पहले प्रोटोनेशन होगा तो SN1 टाइप की रिएक्शन हो सकती है अगर टर्शरी या बेंजाइलिक कटायन बन रहा है तो, और SN2 ही होगी अगर ये दोनों नहीं बन रहे हैं तो। SN2 नहीं, एग्जैक्टली SN2 टाइप की, ठीक है ना, यानी वही अटैक पहले, कटायन नहीं बनेगा। कटायन तब बनेगा जब टर्शरी या बेंजाइलिक कटायन बन रहा है तब। तो यहाँ पर आई थिंक ईथर की केमिकल रिएक्शंस ओवर हो गई। इसके बाद यूजेस ईथर के बताए हुए हैं, ठीक है, जो मैंने पहले से लिख के रखे हैं यहाँ पे। जैसे ईथर को मैंने पहले भी बताया था कि ईथर यूज़ करते हैं जनरल एनेस्थेटिक एजेंट की तरह इसको यूज़ करते हैं। पहले क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता था, बट क्लोरोफॉर्म हमारे हार्ट पे और लंग्स पे बहुत ख़राब असर डालता है। ईथर जो है हमारे हार्ट और लंग्स को अफेक्ट किए बिना हमें अनकॉन्शियस कर देता है, ठीक है, और इसके इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, ये नहीं है, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स इतने ख़राब नहीं हैं, तो इसे लोकल जनरल एनेस्थीसिया की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, किसको, ईथर को। दूसरा, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है तो इसीलिए उसको रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, पर रेफ्रिजरेंट की तरह उसको ड्राई आइस के साथ मिला के यूज़ करते हैं। यू ऑल नो ड्राई आइस, सॉलिड CO2। फिर उसको ग्रिग्नार्ड सॉल्वेंट के लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए, सॉल्वेंट क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही क्यों बोलूँ, कोई भी ऐसा रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन बोलो या वो वर्ड्स रिएक्शन के साथ फ्रैंकलिन रिएक्शन बोलो जिसमें जिंक यूज़ होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेपरेशन बोलो, या जो भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्टिव मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, अभी 2-5 मिनट पहले ही बताया था ना, जिसमें एक्टिव मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, उन सभी में ईथर को यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि ईथर जो है वो इनर्ट मीडियम बनाता है, ठीक है ना, ईथर जो है वो इनर्ट मीडियम बनाता है, किसके लिए, रिएक्शन होने के लिए। तो ईथर को बहुत सारे रिएक्शंस में मीडियम की तरह भी लिया जाता है। दूसरा, परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ईस्टर भी लेते हैं परफ्यूम के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए ईस्टर को भी यूज़ करते हैं और ईथर्स को भी यूज़ करते हैं, कुछ ईथर्स को, ठीक है। फिर अल्कोहल और ईथर का जो मिक्सचर है उसको हम पेट्रोल के सब्सटीट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो ब्रांड आता है एक नाटालाइट ब्रांड नेम के अंदर,
ये मिक्सचर अवेलेबल होता है, पेट्रोल के सब्स्टिट्यूशन में यूज़ किया जाता है अल्कोहल और ईथर का मिक्सचर। फिर ये एक है CF3, ठीक है, ये एक CF3CHClBr, ये जो है ये एनेस्थीसिया की तरह यूज़ किया जाता है क्योंकि ये भी वही करता है, अनकॉन्शियसनेस लाता है, बट हार्ट और लंग्स को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता। कभी कभी ये फॉर्मूला वगैरह ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, इसीलिए बता दिया है, ठीक है। तो अब फटाफट से इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। खुशी की बात यह है कि आज अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का हमने सर्वनाश कर दिया, दी एंड कर दिया है, ठीक है। अब बिल्कुल पहली फुर्सत में कल हम एल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर एवरीवन, और घर पे रहें, आराम से रहें, खुश रहें, एंड थैंक यू वेरी मच।